चलिए सिमिलैरिटी में ही नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि जैसे दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज का जो रेशियो होगा वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्या बोले? थ्योरम क्या है कि इफ बी या इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऐसे लिखोगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर prove that ratios of their corresponding ratio of their areas, ऐसे लिखिए, the ratio of their areas is the ratio of their ratio of स्क्वायर लिख लो पहले, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर corresponding sides, ठीक है, लिख लिए? बोलिए। ये सब थ्योरम्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, ये एक ए है, बी है, सी है और एक आपका डी है, ई है, एफ है। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ए बी सी एंड डी ई एफ, तो लिखा हुआ है कि आप प्रूफ कीजिए कि रेशियोज ऑफ देयर एरियाज गिवन क्या हो गया जी? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। टू प्रूफ क्या हो गया जी? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो रेशियो होगा वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, जैसे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई हुआ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर अगर बी सी साइड लेते हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ हुआ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर अगर आप ए सी लेते हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ हुआ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है, समझ गए? बोलो। अब क्या ये प्रूफ आप लोग कर सकते हो या हमें बताना पड़ेगा? बहुत आसान है, अगर समझने की कोशिश करो तो बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर दो तो तुरंत हो जाएगा। इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दो, क्योंकि एरिया के लिए तुमको बेस और हाइट चाहिए ना, तो आप ए से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इसको P1 बोल दो, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इसको P2 बोल दो। तो लिख लो कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए P1 परपेंडिकुलर टू BC एंड डी P2 परपेंडिकुलर टू EF। अब आते हैं प्रूफ में, ठीक है? अब एक बात बताओ हमें कि क्या हमें ये गिवन है क्या पहले डायरेक्ट जो प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ
क्या हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए बी सी का एरिया हाफ इंटू बी सी बेस हो गया और हाइट ए पी वन, और नीचे का जो एरिया डी ई एफ का है उसके लिए हाफ इंटू बेस हो गया तुम्हारा ई एफ इंटू हाइट हो गया डी पी टू। ये सही है? बोलो। अब जरा आप हमें बताओ कि अगर हम बोले कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी पी वन एंड ट्रायंगल डी डी ई पी टू, तो क्या एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है? बोलो। एंगल P1 और P2 आपस में बराबर है, दोनों 90 डिग्री। तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी जो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं क्या सिमिलर हो जाएंगे? ट्रायंगल ए बी पी वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई पी टू। बोलिए, हो जाएंगे? जैसे ही सिमिलर होगा ए बी का रेशियो किसके साथ? डी ई के साथ। इक्वल हो जाएगा बी पी वन का रेशियो किसके साथ? ई पी टू के साथ। और अगर ए पी वन ले रहे हो तो डी पी टू लोगे, तो ए पी वन का रेशियो डी पी टू के साथ बराबर होगा। बोलिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऑल्सो गिवन ट्रायंगल ए बी सी इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्या हमें ए बी सी का रेशियो डी ई एफ के ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर दिया था? तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ लिख सकते हैं। बोलो। तो जरा बताओ आपकी फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी बाई डी ई ही ए पी वन बाई डी पी टू के बराबर है। बोलो। और ए बी बाई डी ई ही बी सी बाई ई एफ के भी बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए पी वन बाई डी पी टू लिख सकते हैं जी। बोलो। लिख सकते हैं। अब यारा बताओ कि ए पी वन बाई डी पी टू के जगह पे ए पी वन बाई डी पी टू के जगह पे बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसको 3 मान लो। फ्रॉम 2 एंड 3 लिखो। अब जरा बताओ आप हमको कि क्या हम ए पी वन बाई डी पी टू का जो रेशियो है वो बी सी बाई ई एफ के बराबर है, तो इसके जगह पे बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं। और जैसे ही बी सी बाई ई एफ लिखेंगे, ये भी बी सी बाई ई एफ है, तो क्या बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा? फिर बी सी बाई ई एफ जो है वो ए सी बाई डी एफ के भी बराबर है, तो बी सी बाई ई एफ को रिप्लेस करके अगर हम ए सी बाई डी एफ लिखें तो स्क्वायर अपने आप आ ही जाएगा। फिर बी सी बाई डी एफ को अगर हम हटा के ए बी बाई डी लिखें तो भी बराबर हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और फ्रॉम 1 एंड 4 क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 एंड 4 क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 एंड 4 हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू
क्या लिख देंगे, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर इजकल टू बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर इजकल टू ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला स्टेप लिख देंगे कि नहीं, बोलो। हो गया प्रूफ? समझ में आया? समझ में आया? बस इसमें यही दिमाग में रखना है कि एरिया लिखते हैं तो दो साइड का जरूरत पड़ता है, एक बेस का और एक हाइट का। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर में बदलता है, क्योंकि दो चीज़ यूज हुआ है ना। बोलो। तो वही साइड जो होते हैं उसके स्क्वायर हो जाते हैं, क्योंकि ये इसी में मैच कर जाता है, ये इसी से मैच कर जाता है। तो इसीलिए याद रखोगे कि दो सिमिलर ट्रायंगल जब होगा तो दोनों का एरियाज का जो रेशियो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा? इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हें 2 नंबर के, 1 नंबर के, जो अभी कराएंगे इसको मिटाने के बाद। इसको पहले प्रिंट कर लो। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे बोलेगा कि दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर हैं, उनके एरियाज के रेशियो जो हैं वो 4:9 है। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरियाज का रेशियो 4:9 है। तो बताइए उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा। ये एरियाज का रेशियो है A1/A2 और साइड का रेशियो क्या होगा पूछ रहा है। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरियाज के रेशियो 4:9 दिया हुआ है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछ रहा है। तो अभी अभी आप पढ़े हो एक रिलेशन कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का एरिया का रेशियो होता है वो उस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़े हो ना? तो यहाँ पे तुमको A1/A2 का वैल्यू 4/9 दिया है, S1/S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। बोलो। तो स्क्वायर को इधर भेजोगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस होगा, लेकिन तुम अपने दिमाग से जानते हो कि साइड का रेशियो कभी निगेटिव नहीं होगा। साइड का रेशियो कभी निगेटिव होगा जी, दो साइड का लेंथ है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या था 2:3। क्या यही उनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का भी रेशियो होगा? क्या यही उनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के रेशियोज के बराबर होगा? हाँ या ना में जवाब दो। अभिषेक, क्या यही जो रेशियो है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, क्या यही रेशियो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो कैसे होगा जरा बताएं आप। आप बोल रहे हैं कि ठीक है सर होगा, आप बताएं कैसे होगा। हम बोल रहे थे ना कि सिमिलैरिटी से बच्चा बहुत ज़्यादा भागता है। टीचर तो भागता है तो बच्चा तो भागबे नहीं करेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर शुरू से समझोगे, हर एक बात को सोचोगे, क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड्स का रेशियो है
वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के रेशियो के, कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस के रेशियोज़ के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स के रेशियोज़ के बराबर होते हैं। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:3 आ गया तो क्या यही तो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का भी होगा? ये तो हम पढ़ चुके हैं। यही रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स का भी होगा, यही रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का भी होगा और यही रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस का भी होगा। कभी कभी क्या होगा कि तुमको देगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो 4:9 है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो बताओ। तो अभी अभी हम क्या लिखेंगे, A1/A2 का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, S1/S2 के होल स्क्वायर के बराबर ना। तो यहाँ से अगर हमको A1/A2 चाहिए, S1/S2 दिया है, तो S1/S2 4/9 लिख के स्क्वायर कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो आ गया 16/81। समझ में आया? फ्यूचर में क्या होता है कि तुम भूलते हो, क्या भूलते हो कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज दे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड पूछ रहा है तब स्क्वायर करें। इसमें स्क्वायर किए हो जब एरियाज निकालना था, और जब साइड्स का रेशियो निकालना था तो अंडर रूट लिए थे। याद करो, अंडर रूट लिए थे जब साइड का रेशियो निकालना था। तो भविष्य में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में स्क्वायर करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज में। तो आप कॉमन सेंस से सोच के देखो कि एरिया का रेशियो बड़ा होना चाहिए, बड़ा जैसा लगना चाहिए, कि साइड्स का रेशियो बड़ा जैसा लगना चाहिए। तो एरिया का जब रेशियो पूछे तो साइड्स के रेशियोज में स्क्वायर कर दो, बड़ा होना चाहिए तो बड़ा के लिए स्क्वायर किया जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछ रहा है तो साइड और एरिया में कौन छोटा होता है? तो साइड का रेशियो निकालने के लिए बोले तो अंडर रूट कर दो, है ना। कमाल का चीज, याद करने में सहूलियत हुआ। समझ रहे हो बात को? चलिए, थैंक यू। अब एक और थ्योरम लिखिए। लिखिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स are similar, then prove that ratios of their sides are in the ratio of their perimeter of their corresponding, सॉरी पेरीमीटर डायरेक्ट लिख दो, पेरीमीटर। क्या बोल दिए, समझो क्या बोल दिए। ये थ्योरम है, प्रूफ करना होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है DEF, दोनों सिमिलर हैं। गिवन क्या है हमारे लिए कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। टू प्रूफ क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, मतलब AB/DE जो है, BC/ जो EF है और AC/DF है, वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मत बोलो, डायरेक्ट बोलो पेरीमीटर। पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा जी, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन, उधर वाले का क्या होगा जी, DE प्लस
ई एफ प्लस डी एफ के बराबर होगा। समझ में आया क्या? प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, बोलो। अब क्या ये प्रूफ कर पाओगे या हम कर दें? इसमें सिमिलैरिटी का कोई यूज नहीं है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज है। रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज पढ़े हो, प्रूफ हो जाएगा। नहीं जानते हो, नहीं प्रूफ होगा। एक बात बताओ हमें, क्या 1/2 बराबर 2/4 इज इक्वल टू 3/6, ये सही है? अब ऊपर वाले को सब जोड़ दो, 1 + 2 + 3, और नीचे वाले को नीचे जोड़ दो, 2 + 4 + 6। देखो ये भी बराबर होगा, 3 2 5 1 6, और नीचे पक्का 12 आया होगा। जोड़ के देख लो, आया? तो यहां से तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये सब बराबर है आपस में, तो ऊपर को ऊपर जोड़ दिया, नीचे को नीचे जोड़ देंगे तो बराबर आएगा। बोलो, तो हो गया प्रूफ। क्या तुल्य? अतुल्य? अतुल्य रजा? पहले बड़ी बोलता था, अब नहीं बोल रहा है। शादी वादी कर लिया क्या बे? बीबी बोलने नहीं दे रही है तुमको? बीबी मुंह बंद कर दी है। अतुल्य? अतुल्य? ये पक्का क्लास नहीं कर रहा है, ऑन करके सो गया है। अभिषेक? अरे भाभी को देखे हो? अरे भाभी को, अतुल्य कुमार राजा की वाइफ को। बोलने ही नहीं दे रही है, देख रहे हो? लॉकडाउन में शादी वादी कर लिया बेचारा। हम क्या बोले, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, हम तो दिन भर बोलते रहते हैं। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इसलिए AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। हो गया ना? इस पूरे को आप क्या मान लो, के। इस पूरे को क्या मान लेते हैं, के। हमको क्या प्रूफ करना है कि के का जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा, AB + BC + CA अपॉन DE + EF + DF होगा। बोलिए। अब जरा आप हमें बताएं, यहाँ से अगर हम AB का वैल्यू पूछें तो क्या आप K × DE लिख सकते हैं? अगर हम आपसे BC का वैल्यू पूछें तो K × EF लिख सकते हैं। अगर हम आपसे AC का वैल्यू पूछें तो K × DF लिख सकते हैं। हर कोई इसको इक्वेट कर दिए तो AC इज इक्वल टू KDF, इसको इक्वेट कर दिए BC इज इक्वल टू KEF, और इसको इक्वेट कर दिए AB इज इक्वल टू KDE। हो गया प्रूफ? सॉरी, हो गया ये पार्ट।
हेलो, चलिए देखिए ये हो गया। अब जरा आप हमें बताएं, जो ये रिजल्ट है जिसको हमको प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, इसका वैल्यू निकालते हैं जरा। तो ए बी का वैल्यू क्या है बताइए, या एक काम कीजिए, काम ये कीजिए, सुनिए ना, काम ये कीजिए कि ए बी बी सी और ए सी को जोड़िए, इसको छोड़िए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना होगा जरा बताइएगा। के इंटू डी ई प्लस के इंटू ई एफ प्लस के इंटू डी एफ होगा ना। हम के कॉमन ले लेते हैं तो डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। अब ए बी डी ई एफ को अगर इधर ला दें तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ इज इक्वल टू के। और के किसके बराबर आप माने थे, ए बी डी बी सी ई एफ ए सी डी एफ। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में, इस थ्योरम को समझने में? फ्यूचर में ये गलती मत कर देना तुम लोग कि भैया अभी पढ़ाए कि जो कोरस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो है, कोरस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि ये पढ़ा है कि कोरस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो नहीं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स के रेशियो के बराबर होता है। तो क्या कोरस्पॉन्डिंग एरियाज का भी रेशियो कोरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा? ये भी सोचो, जब ये कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज के बराबर है तो कोरस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो ये इसी के बराबर है, तो इसके स्क्वायर के एक्चुअली बोलना चाहिए, सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स के स्क्वायर के बराबर होगा। अरे भाई बोलो ना। यस सर, चीजें समझ में आ रही है? हाँ, काम करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, समझ में आएगा। क्वेश्चन नहीं बनाओगे, दिमाग का एक्सरसाइज ही नहीं होगा, आप बस जी सर करते रहोगे। अब बच्चे नहीं रह गए हो कि तुमको बोल पढ़ाया जाए कि बाबू ये लिखो ये पढ़ो। तुमको अब खुद प्लान करना है अपने फ्यूचर का कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। दिन भर घूमने में समय देना है कि पढ़ने में समय देना है, कहाँ समय देना है, क्योंकि अब तो तुम अपने मालिक खुद हो। यहाँ पे होते तो हम लोग मालिक होते, सर मालिक होते, जितने भी लोग हैं, लेकिन तुम अब अपने मालिक खुद हो। तो तुम क्वेश्चन बनाओगे कि नहीं बनाओगे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, फ्यूचर में करोगे क्या करोगे, तुम खुद मालिक हो। चलो ठीक है, इसको प्रिंट आउट कर लो। ठीक है, प्रिंट आउट कर लिए। अब एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट है, जो है कंक्लूजन, वो बोल रहे हैं कंक्लूजन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कंक्लूजन इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो पहला चीज पढ़े कि अगर सिमिलर होगा तो AB अपॉन DE
इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ होगा। दूसरा क्या पढ़े कि यही ए बी बाई डी ई, यही बी सी बाई ई एफ और यही ए सी बाई डी एफ करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड के लिए हम यूज कर लेते हैं ऐसे ए वन बाई बी वन इज इक्वल टू, गलती कर दिए, रुको बताते हैं, ये नीचे वाला मिटा सकते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, ए है, बी है, सी है, फिर तुम्हारा डी है, ई है, एफ है, यहाँ से अल्टीट्यूड जो निकला उसको A1 बोलो और यहाँ से जो अल्टीट्यूड निकला उसको D1 बोलो। कोई दिक्कत? या फिर एक काम करो, इसको H1 बोलो और इसको स्मॉल h1 बोलो, फिर इसको H2 बोलो और इसको स्मॉल h2 बोलो, इसको H3 बोलो और इसको स्मॉल h3 बोलो। याद करने में सहूलियत होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने सारा चीज़ प्रूफ किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी बराबर होता है। तो AH1 बाई DH1 बराबर BH2 बाई EH2 इज इक्वल टू CH3 अपॉन FH3। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा? बोलो भाई। अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी, यस सर। अरे भाई ये समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बोलो। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तुम एक काम करो, जितने भी लोग क्लास छोड़े हैं एक काम करो, अगर सिमिलैरिटी समझना है, हमने एक भी जगह स्किप नहीं किया यूट्यूब पे। यही वाला जो क्लास का वीडियो चल रहा है शुरू से लेके अंत तक अगर देखोगे, समझ रहे हो बात को? तुम क्या करते हो, तुम क्लास छोड़ते हो, भाग जाते हो, रूम पे बैठ जाते हो आराम से, अब क्लास 10 मिनट करके। सिमिलैरिटी ऐसा चैप्टर है कि 10 मिनट क्लास करने से आप नहीं सीख पाओगे। आप शुरू से लेक्चर्स देखो, थेल्स थ्योरम से जब इससे स्टार्ट किए हैं, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये हर थ्योरम्स को पढ़ो, क्वेश्चंस बनाओ। जैसे जैसे हम बोलें कि अब क्वेश्चन बना के लाओ, तो पहला लेक्चर पढ़े, क्वेश्चन बनाए, अभी भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि उस समय क्यों नहीं पूछे, हम ये बोलेंगे आपको, नहीं बोलेंगे हम जानते हैं कि आप नहीं बनाते हो। आप अभी बनाओगे, आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं हमको बनाना चाहिए क्वेश्चंस, आपने बनाया, आप हमसे पूछे, ठीक है? तो आप क्या करो, शुरू से एक भी स्किप नहीं है, जितना भी ये लेक्चर हो रहा है वो डाउनलोड हो जाता है उधर, सारा को शुरू से देखो, क्वेश्चंस बनाओ, पूछो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। पहले बोल देते हैं, आप ABCD नहीं जानते हो और आपको हम लिखने सिखा रहे हैं कि राम श्याम घनश्याम, तो कैसे मिला के लिख पाओगे? मालूम होना नहीं चाहिए कि R A से रा होता है, M से म राम होता है, S H से स होता है, Y से य होता है, A से अ होता है, M से होता है श्याम। ये सब चीज़ें होता है बेसिक। तो ये जब चीज़ों को आप अगर रियलाइज़ करके आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई भी आपको गुरु मंत्र नहीं है जो हम पिला देंगे या सुंघा देंगे तो आप बनाने लगोगे।
एक बात हमेशा याद रखना, ये सिमिलैरिटी चैप्टर है, शुरू से लेक्चर्स को देखो, क्वेश्चंस बनाओ, कभी भी पूछो, डाउट बना बना के रखो। एक दिन हम क्या करेंगे, सारा डाउट का सेशन ले लेंगे 2 घंटा का क्लास लेके, लेकिन करना पड़ता है अगर सीखना है तो। ये तो हो गया करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का रेशियो। यही रेशियो हम लोग पढ़े थे किसका, मेडियंस का भी। तो मान लो ये ए है, बी है, सी है, और मान लो ये इसी में बना दे क्या, थोड़ा सा फिगर कम बसम हो जाएगा, रहने देते हैं, डी ई एफ है। अब ये मीडियन को M1 बोल देते हैं और यहाँ को स्मॉल m1 बोल देते हैं। करस्पॉन्डिंग मीडियन हो गया। जानते ही हो लेंथ बराबर होता है करस्पॉन्डिंग मीडियंस के लिए, है ना। फिर यहाँ से ये BM2 ले लो और यहाँ से E स्मॉल m2 ले लो, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस। ये CM3 ले लो और ये CFM3। क्या यही रेशियो AM1 बाई DM1 के बराबर होगा? यही रेशियो BM2 बाई EM2 के बराबर होगा? क्या यही रेशियो, चलो उधर से लिखना, अभी बहुत कुछ बाकी है लिखना, तो एक काम करते हैं इधर से ही लिखते हैं, इज इक्वल टू BM2 अपॉन EM2 स्मॉल m2 और फिर CM3 अपॉन FM3 के बराबर होगा जी। अभिषेक राज पल्ले पड़ रहा है। और फिर यही रेशियो फिर से एक फिगर बनाएंगे एंगुलर बाइसेक्टर वाला, आपको याद है ना एंगुलर बाइसेक्टर वाला। इसको हम B1 बोलेंगे, बाइसेक्टर है ना नाम से, मीडियन था M से बोले। फिर ये है DEF, इसको हम स्मॉल b1 बोलेंगे। फिर यहाँ से जो बाइसेक्टर हुआ ये एंगल बराबर, उसके लिए हम कैपिटल B2 यूज कर लेते हैं। यहाँ से जो एंगल को बाइसेक्ट किया, उसको हम स्मॉल b2 बोल देते हैं, है ना। यहाँ से जो हुआ उसको B3 बोल देते हैं, इसको स्मॉल b3 बोल देते हैं। तो क्या यही रेशियो AB1 अपॉन DB1 के बराबर होगा? यही रेशियो BB2 अपॉन EB2 के बराबर होगा? यही रेशियो CB3 अपॉन EB3 के बराबर होगा? बोलिए, आ रहा है समझ में? एंगुलर बाइसेक्टर्स के हो गया, अल्टीट्यूड्स के हो गया, और मीडियंस के हो गया। ठीक है, बस इतना ही था। अब एक बात बताओ आप हमें, तीसरा नोट नंबर 2 था ये, नोट नंबर 3 एक और चीज़, यही रेशियो क्या हम लोग पेरीमीटर के भी लिख सकते हैं? AB प्लस BC प्लस CA अपॉन DE प्लस EF प्लस FD। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अभी प्रूफ किए हैं। तीसरा, अगर एरियाज की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो क्या करेंगे जरा आप ही बता दो। ये जितने भी क्वांटिटी लिखे हैं उस पे स्क्वायर ना लगा देंगे बस? यस सर। बस सिंपल सी बात है। मतलब आप क्या कह सकते हो, 2 का स्क्वायर नहीं, ये जो सेकेंड नंबर है उसका क्या स्क्वायर। अगर ये लेते हो AB बाई DE तो AB बाई DE का स्क्वायर, BC बाई EF लेते हो BC बाई EF का होल स्क्वायर, AC बाई DF लेते हो AC बाई DF का होल स्क्वायर, है ना। कुछ भी लो उसके स्क्वायर के बराबर। दिस इज द कंक्लूजन। समझ गए?
लैंग्वेज वाइज लिखना चाहते हो तो लिख लो, बोल देते हैं मुंह से। लिखो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar, then their corresponding sides, पहला लिखोगे, पहला, then their ratio of corresponding sides are equal, then their ratio of corresponding sides are equal। लिख लिए? सर रिपीट करिए। If two triangles are similar, then ratio of their corresponding sides are equal। नेक्स्ट नोट लिखिए, if two triangles are similar, then ratio of their corresponding sides are equal to the ratio of their corresponding altitudes। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स लिख लिए। ऑल्सो इक्वल टू द, उसी में कॉमा देके ऑल्सो इक्वल टू द देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस, ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर corresponding medians, also equal to their corresponding equal to the ratio of their corresponding लिखना। समझ रहे हो बात को ना हम जो बोल रहे हैं? also equal to the ratio of their corresponding medians। फिर कॉमा दे के लिखो, ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स हो गया। Also equal to the ratio of their perimeters, उसी में also equal to their ratio of perimeters। हो गया। और लास्ट लिख लो, if two triangles are similar, then ratio of their areas are equal to the ratio of their areas are equal to the
ratios of square of equal to the ratio of square of their corresponding sides. क्या लिखे हो? रेशियो ऑफ दियर, क्या लिखो? स्क्वायर ऑफ, लिखे हो ना स्क्वायर ऑफ। हाँ तो पूरा वो लास्ट वाला लाइन हमको बताओ क्या लिखे हो? रेशियो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो। हाँ तो स्क्वायर के बाद उसको 1 नंबर कर देना। स्क्वायर लिखे हो ना, स्क्वायर ऑफ दियर लिखे हो, स्क्वायर ऑफ दियर या स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ लिखे हो। तो स्क्वायर के बाद फर्स्ट नंबर में लिख दिए स्क्वायर ऑफ क्या? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। दूसरे नंबर नोट में लिख देना वही स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। फिर लिख देना स्क्वायर ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स, रेशियो ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। फिर स्क्वायर ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग मेडियंस, रेशियो ऑफ मेडियंस का स्क्वायर। सब में बस स्क्वायर स्क्वायर लगा देना। फिर लास्ट में लिख देना रेशियो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। फिनिश। इतना ही है टोटल। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।